नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 7th क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे तथा हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप। चलिए आज की कक्षा को हम लोग बिना विलंब किए हुए शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है कि बूझो जो है अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद में शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पे पहुंचना चाहते थे ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पर पहुंच गया। उसकी उसकी सांस तेज से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है, ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहा है। तो बूझे ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया हुआ है, ठीक है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जब दौड़ता है तो उसका सांस तेजी से होने लगता है, तेजी से सांस लेने लगता है। और जब वह स्थिर अवस्था में रहता है तो वो सांस धीरे धीरे लेता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। अब आप यहाँ पे सोचिए कि हम सांस क्यों लेते हैं। अगर सांस नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण होता है। अब ये श्वसन प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम श्वसन के बारे में भी पढ़ेंगे। हम श्वसन क्यों करते हैं, सांस क्यों लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। जितने भी जीव जंतु होते हैं वे किसके बने होते हैं, सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं, ठीक है। जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, कोशिका किसी भी जीव जंतु की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। जीव की प्रत्येक कोशिका जो होती है, जीव की जितनी भी कोशिका होती है वो क्या करती है, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका अपनी अदा करती है, अपनी भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते हैं, सोते हैं तथा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन यह ऊर्जा कहाँ से आती है, कभी आपने सोचा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होता है। भोजन में जो भी संचित ऊर्जा होता है वो क्या करते हैं, जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के समय क्या होता है, वो निर्मुक्त होता है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेते हैं। जब श्वसन प्रक्रम होता है, श्वसन प्रक्रम में क्या होता है, सबसे पहले हम सांस लेते हैं। सांस के द्वारा क्या करते हैं, वायु को जो होता है उसको शरीर के अंदर लेते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होता है। वायु में क्या होता है, वायु में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब होता है, ठीक है। फिर भी हम सांस छोड़ते हुए जब सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्या कह रहा है कि इन वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यह समृद्ध होता है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है, ठीक है। शरीर के सभी भागों के साथ साथ कोशिकाओं के अंदर में सभी भागों में पहुंच जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में जो ये ऑक्सीजन जहां पहुंचती है वो क्या करती है, उसका काम क्या होता है, तो भोजन के विखंडन, भोजन जब करते हैं उसको तोड़ने में क्या करती है, ये सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिका में जो होता है भोजन के विखंडन होता है, जब भोजन का टूटता है हमारे शरीर में तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का निष्कासन होता है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। सभी जीव, जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें कोशिकाओं में कौन सा श्वसन होता है, तो कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर जो होता है
ग्लूकोज यानी भोजन में जो ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। कोशिका के अंदर भोजन, जब हम लोग भोजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। भोजन किस में विखंडित हो जाता है? ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ठीक है। जब ग्लूकोज का विखंडन जो है ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है, जब ग्लूकोज का विखंडन जो होता है ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन का विखंडन हो सकता है और यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है तो वायवीय श्वसन कहलाता है, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है तो यह परिक्रम क्या कहलाता है? यह अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यहाँ पे देखिए, इसको सूत्र के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज है। ठीक है। भोजन में जो हम लोग करते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या निर्मुक्त करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकालती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निष्कासन करती है। ठीक है। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट मशरूम जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ईस्ट जो होता है वायु की अनुपस्थिति में भी क्या हो सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। लेकिन मनुष्य जो है, ईस्ट के अलावा अन्य प्राणी जो है, अन्य जीव जंतु जो भी है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। जो भी जीव जंतु जो होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपना श्वसन करते हैं, उसको अवायवीय जीव कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ठीक है। क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है, जो भोजन में ग्लूकोज उपस्थित होता है, वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, समीकरण के द्वारा दिखाया गया है कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे अनुपस्थिति, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति हो, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति दिखाया गया है तो अनुपस्थिति होगा। ठीक है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विखंडित हो जाएगा। ये क्या दे रहा है? ईस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट मशरूम जो होता है, ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है। ईस्ट जो है अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित होते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया के समय क्या निर्मित होते हैं? अल्कोहल निर्मित होते हैं। अतः इनका उपयोग शराब यानी शराब जो होता है, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। ईस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वाइन और शराब बनाने के लिए किया जाता है। वाइन, शराब यानी कि बियर बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है, अल्कोहल तैयार किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जब हमारी पेशीय कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती है, हमारी पेशीय कोशिकाएं जो है वो भी अवायवीय यानी कि वो वायु की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकती है, लेकिन ये थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से क्या होता है? अस्थायी से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने से, व्यायाम करने से, तेजी से दौड़ने से, कई घंटे टहलने से, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चित्र संख्या 10.1 में देखेंगे कि लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे धावक है जो दौड़ रहा है। व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है। जब हम नॉर्मल अवस्था में रहते हैं तो वायु की उपस्थिति में हमारा श्वसन होता है, लेकिन अब वही अगर भारी काम करते हैं जैसे दौड़ना, टहलना या फिर व्यायाम करना, तो क्या होता है? तब वहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है वहाँ पे हम लोग श्वसन करते हैं। ठीक है। आगे देते हैं। आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है, पेशी में जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्मुक्त करते हैं। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होने लगती है? जब आप कभी व्यायाम करते हैं, अत्यधिक व्यायाम करने लगते हैं, उसके बाद में आपकी पेशी जो होती है, आपके शरीर में ऐंठन होने लगती है। ठीक है।
ऐंठन तब होती है जब पेशी अवायवीय रूप से श्वसन करती है। ऐंठन कब होगा? जब पेशी जो होता है, हमारा मसल्स जो है, अवायवीय रूप से यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने लगेगा, तब जा करके हमारे बदन में दर्द होने लगता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल, क्या कर रहा है इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। जो लैक्टिक अम्ल होता है हमारे शरीर में, मसल्स में जो भी दर्द उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, कौन सी चीज़ में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। गर्म पानी से स्नान करने, क्या कह रहा है कि गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन को आराम मिलता है, ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। रक्त का संचरण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी जो होता है कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा देती है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्णतः विखंडन हो जाता है। अब आइए श्वसन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। श्वसन के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। अपने नथुनों और मुख को कस करके बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख सकते हैं? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय नोट कीजिए जब आप अपनी सांस को रोक करके रखे हुए थे, तो आपको कैसा महसूस होता था। यहाँ पे सांस को रोकना, नाक और मुंह दोनों को सांस के द्वारा सांस लेने में मतलब रोक दिया गया है, सांस नहीं लिया जा रहा है। अतः आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को क्या करना? अंदर खींचना या ग्रहण करना, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को क्या करना? बाहर करना। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना और ऑक्सीजन को अंदर लेना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को, यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा, यानी ऑक्सीजन मिला हुआ वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतःश्वसन कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उच्च श्वसन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? उच्च श्वसन कहलाता है। कैसा? कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है, और ऑक्सीजन से उपस्थित समृद्ध वायु को अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। ठीक है, यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है कि एक अंतःश्वसन और एक उच्च श्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर का पता लगा सकते हैं? क्या आप अपनी श्वसन दर का पता लगा सकते हैं या लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है, श्वसन दर जो होता है स्थिर होता है, अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप को करते हैं। क्रियाकलाप 10.2 को देख लेते हैं। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना भी कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठ करके सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार सांस बाहर छोड़ते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार आप उच्च श्वसन करते हैं? जितनी बार आप अंदर सांस लेते हैं उतनी ही बार आप सांस बाहर छोड़ते हैं। अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर को संख्या प्रति मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद में क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 10.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। उपर्युक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे कोशिकाएं, जब हम दौड़ते हैं तो देखते हैं नॉर्मल अवस्था में चलते हैं तो हम जल्दी हाँफते नहीं है, ठीक है, हम जल्दी श्वसन नहीं करते हैं। लेकिन वही अगर हम व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? तेजी से श्वसन करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं, यहाँ पे देख लेते हैं
कि कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने के समय में जो होता है 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम ना केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन का ग्रहण भी करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 1 मिनट में औसतन श्वसन दर कितना होता है, तो 15 से 18 बार। 1 मिनट में औसतन श्वसन दर कितना होता है, तो 15 से 18 बार होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वहीं अगर हम व्यायाम करेंगे तो क्या होगा, 25 बार प्रति मिनट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये आपको सारणी में लिखना था कि जब आप दौड़ते हैं, आप विश्राम की अवस्था में होते हैं, तो आपकी कैसे कैसे किस अवस्था में आप कितना कितना मतलब सांस लेते हैं, ठीक है, कितना कितना तेजी से। इसको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन के बिखरने की दर को बढ़ा देती है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है। जब हम ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो हमको भूख जल्दी लग जाती है, ठीक है। जब आप उनिंदे होते हैं, क्या होते हैं, जब आप उनिंदे होते हैं तो आपकी श्वसन दर कम होती है। क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है। आइए क्रियाकलाप 10.3 को देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए और क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी। अपने अनुभव के आधार पर चित्र संख्या 10.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के प्रक्रम में संख्या व्यक्त करना है, उसको लिखना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक महिला बर्तन कपड़ा धो रही है, ठीक है। एक व्यक्ति सोया हुआ है, एक व्यक्ति टहल रहा है, एक व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा है, एक सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है। विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप करने में श्वसन की दर भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप करने में श्वसन दर भिन्न भिन्न होती है। जैसे जैसे हम काम करते हैं वैसे वैसे हमको श्वसन लेने की होती है। हम श्वास क्यों लेते हैं, अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि हम आखिर सांस क्यों लेते हैं। आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानते हैं कि सामान्यतः हम अपने नथुनों यानी कि नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, नाक के द्वारा ही सांस लेते हैं अंदर। जब हम वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों को नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर के हमारे फेफड़ों यानी फुफ्फुस में जाती है और फेफड़े जो होता है वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़े क्या होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। चित्र संख्या 10.4 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 10 मानव श्वसन तंत्र का चित्र दिखाया हुआ है। हम लोग सबसे पहले सांस कहाँ से लेते हैं, सांस हम लोग नासा गुहा से लेते हैं। यहाँ पे नासा गुहा से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मुख गुहा बनाया हुआ है। उसके बाद में सांस ग्रासनी में जाता है, फिर ग्रास नली में जाता है, ठीक है। पहले कहाँ जाता है सांस, नासा गुहा से होकर के सेकेंड में क्या ग्रसनी में होता है, फिर श्वास नली होता है, ठीक है, श्वास नली होता है। उसके बाद में यहाँ पे फेफड़ा दिखाया है। उसके बाद में फेफड़ा यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में पसलियाँ होती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है, हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है बताइए। हम लोग पिछली वाली कक्षाओं में इसका अध्ययन किया था कि हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे ये डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम ये मानव श्वसन तंत्र दिखाया हुआ है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, नासा गुहा हो जाएगा। एक नंबर में, एक में नासा गुहा हो जाएगा, दूसरे में ग्रासनी हो जाएगा, फिर श्वास नली हो जाएगा, फिर फेफड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको सीरियल में दे देता है सजाने के लिए। क्या करें कि वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी जाती है। वक्ष गुहा जो होती है पार्श्व में क्या होती है, पसलियों से घिरी जाती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम मध्यपट कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। जैसा कि चित्र संख्या 10.4 में देखे थे, श्वसन में डायफ्राम और पसलियों के बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। श्वसन जब हम करते हैं तो डायफ्राम और पसलियों के बने पिंजर की गति क्या होती है, सम्मिलित होती है। अंतर श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर, अंतर श्वसन के समय क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पसलियाँ कहाँ होती है, पसलियाँ ऊपर की ओर होती है, ठीक है। और जब हम बाहर की ओर गति करते हैं, अंतर श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर होता है, ठीक है। जब हम अंतर श्वसन करते हैं तो पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। डायफ्राम कहाँ करती है, नीचे की ओर गति करती है, ठीक है।
यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। यह गति जो होती है हमारे वक्ष गुहा जो होती है उसकी आयतन को बढ़ा देती है, जिससे हम ज़्यादा सांस लेते हैं और वायु फेफड़े में आ जाती है। वायु क्या हो जाती है, हमारे फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं और उच्च श्वसन के समय जब हम सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ नीचे दब जाती है और अंदर की आ जाती है। ठीक है, अंदर दबेगा, पचकेगा तब ना अंदर का सांस बाहर निकलेगा, अंदर का वायु जो होता है बाहर निकलेगा। जब अंदर फूलेगा तो बाहर से वायु ज़्यादा अंदर आएगा, और जब अंदर हम पचकाएंगे, किसी भी चीज़ को दाबते हैं, किसी थैली या डब्बा से हम लोग ऑक्सीजन या कुछ भी निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको पचकाते हैं, तब तो बाहर निकलता है। तो वैसा ही उच्च श्वसन के समय क्या होता है, पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर होता है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर होता है। ठीक है, अपना पूर्व स्थिति में आ जाता है और इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इस कारण वायु फेफड़े से बाहर क्या हो जाता है, धकेल दिया जाता है और बाहर निकल जाता है वायु। ठीक है, ये उच्च श्वसन के समय होता है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है कि हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमा में फंस जाती है। जब हम लोग सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तो नाक में जो बाल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, अवांछनीय पदार्थ जो वायु में मिले होते हैं वो फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हमें छींक आने लगती है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमें छींक क्यों आती है। जब हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा, तो जो जो हमारे वायुमंडल में जो अवांछनीय पदार्थ मिले हुए हैं जो हमारे ऑक्सीजन के साथ में, तो अब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे नाक के बाल के द्वारा वो छन नहीं पाता है और अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी ये कोमल गुहा जो होता है उत्तेजित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको छींक आने लगती है और छींकने से अवांछित कण वायु के बाहर निकल जाते हैं। छींकने से अवांछित कण वायु के बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाते हैं। तो छींकना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे सावधानी बरतने के लिए क्या करें कि जब आप छींकते हैं तो अपने नाक को ढक ले। जब आप छींकते हैं तो अपने नाक को ढक ले, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा श्वसन अंतः श्वसन के समय ग्रहण ना कर लिया जाए। अब ये नहीं है कि आप छींक रहे हैं और किसी के मुंह पे जाके छींक देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, अब यहाँ पे सांस लेने की बात कहा गया है कि जब हम लोग नाक से के द्वारा सांस लेते हैं तो वहाँ पे बाल होता है, जो हमारे वायुमंडल में जो हमारे ऑक्सीजन जो हमारे गैस होता है जो भी, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें अवांछनीय पदार्थ उसमें छन जाते हैं, जिससे हम लोग शुद्ध वायु को ले पाते हैं। ठीक है, लेकिन वही कभी कभी होता है, किसी किसी की आदत होती है कि वो मुंह बंद करके, मुंह नाक से नहीं, वो मुंह से क्या होता है, मुंह से ही सांस लेने लगता है। तो मुंह से सांस लेना नहीं चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल गलत बात है, उससे हमारा ऑक्सीजन छनेगा ही नहीं, हम लोग अशुद्ध वायु को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वायु अंदर ली जाती है, अंदर वायु अंदर आती हुई है, पसलियाँ बाहर की ओर गति कर रहा है। यहाँ पे देखिए डायफ्राम नीचे की ओर गति कर रहा है अंतः श्वसन के समय। ये देखिए, यह अंतःश्वसन है। ये क्या है, ये अंतःश्वसन है। ये जब हम लोग सांस लेते हैं, ये सांस ऊपर से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पसलियाँ बाहर की ओर, पसलियाँ बाहर की ओर गति कर रहा है। पसली कहाँ हो रहा है, बाहर की ओर फूल रहा है। ठीक है, और डायफ्राम जो है नीचे की ओर गति कर रहा है, डायफ्राम नीचे की ओर गति कर रहा है। जब हम लोग अंतःश्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो पसलियाँ बाहर की ओर होता है। पसली बाहर होगा तो फूलेगा, फूलेगा तो अंदर जो होता है जगह ज़्यादा होगा, आयतन ज़्यादा होगा, उसमें ऑक्सीजन हम लोग ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो पसलियाँ बाहर, डायफ्राम नीचे, पसलियाँ बाहर, डायफ्राम नीचे हो जाएगा। लेकिन वही जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पसलियाँ अंदर की ओर दबेगा, अंदर की ओर दबेगा, पचकेगा और डायफ्राम पूरी स्थिति में आ जाएगा। जब पचकेगा तब तो हम अंदर का जो भी ऑक्सीजन होगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तब पचकेगा तो बाहर निकलेगा और फूलेगा तो अंदर लेंगे। ठीक है, फूलने का मतलब क्या हुआ कि आयतन ज़्यादा होना, तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे हम। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस के द्वारा क्या किया जा रहा है, गहरी सांस लीजिए और अपने हथेली के उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव भी कीजिए। आप क्या पाते हैं, यहाँ जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के अमाप में परिवर्तन होते हैं। बच्चे सीना वक्ष फुलाते ही स्पर्धा में व्यस्त हो गए हैं। ठीक है, बच्चे क्या है, सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। स्पर्धा करने का मतलब क्या हुआ है कि आजकल जिम वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं अपने सीना को फुलाने के लिए। ठीक है, प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुलाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है,
धूम्रपान धूम्रपान जो होता है, धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान किसको क्षति पहुंचाता है? हमारे फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान जो है कैंसर से भी संबंधित होता है, इससे अवश्य बचना चाहिए। धूम्रपान करने से हमारा फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। हमारा फेफड़ा ही है तो हमारे शरीर में जो होता है ऑक्सीजन को शुद्धिकरण करता है, फिल्टराइजेशन करता है। तो अब फेफड़ा ही जब धूम्रपान करेंगे तो फेफड़ा ही क्षति हो जाएगा, तो हमारे शरीर में शुद्ध हवा भी नहीं पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा, उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी जो कैंसर का भी रूप ले लेगा, ठीक है। तो हम लोग को धूम्रपान से अवश्य ही बचना चाहिए। आगे क्या करें कि वह सीने की सबसे अधिक फुला सकती है, क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ कर सकते हैं। आइए क्रियाकलाप 10.4 को देख लेते हैं। एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वक्ष का अमाप लीजिए और इस माप को सारणी 10.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का अमाप लीजिए और 10.6 में बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार किया है, किसका सीना अधिक फूला हुआ है। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप मॉडल के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, चित्र संख्या सारणी 10.2 दिया हुए थे। वक्ष के अमाप पर श्वसन का प्रभाव, ठीक है, सहपाठी का नाम लिखना था, ठीक है। अंतः श्वसन के समय जो होता है और उच्च श्वसन के समय किसके सीना कितना ज़्यादा फूलता है। वक्ष के अमाप का मापन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 10.5 को देखते हैं। कह रहा है कि प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए, इसके पेंदे को काट करके अलग कर दीजिए और वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए और बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र लीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए और नली को चित्र संख्या 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा इसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली सी तान करके किसी रबड़ बैंड की सहायता से उसको बांध दीजिए। फेफड़े में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़ करके आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल, गुब्बारे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, रबड़ की शीट के द्वारा उसको पकड़ा हुआ है। श्वसन की क्रियाविधि को दिखाने का प्रयास किया गया है। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं, रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है। अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे, ठीक है। आइए हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो सांस के बाहर छोड़ने में क्या निकालते हैं। क्रियाकलाप 10.6 को देखते हैं कि कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परख नली उपलब्ध ना हो तो आप कांच भी ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। यहाँ पे दिया हुआ कि बेहतर जीवन के लिए श्वास होना चाहिए, श्वास लेना चाहिए। नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है और इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिससे फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या कह रहा है? बेहतर जीवन के लिए श्वास, नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम प्राणियों से, ठीक, प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। एक्सरसाइज करना चाहिए हम लोगों को। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे उच्छ्वसित वायु का चूने के पानी के साथ में प्रभाव दिखाया गया हुआ है। यहाँ पे स्ट्रॉ लिया हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, चूने के पानी को दिखाया हुआ है। या प्लास्टिक की, कांच की बोतल या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परखनली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए, ठीक है। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ नली को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में क्या कीजिए, फूंक मारिए, जैसा कि चित्र संख्या 10.8 में देखे हैं। क्या चूने का पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझ सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतर श्वसन अथवा उच्च श्वसन करते हैं वह गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। जिसको हम लोग अंतर लेते हैं या फिर बाहर लेते हैं वह गैसों का मिश्रण होता है, ठीक। उसमें बहुत सारे गैस मिश्रित होते हैं। क्या हम क्या उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर छोड़ते हैं या फिर उसके साथ में कोई और गैसों को भी मिश्रित करके बाहर छोड़ते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि आप
दर्पण के आगे उच्च श्वास छोड़ते हैं तो आपकी उसकी सतह धुंधली हो जाती है। कभी ये शब्द तो प्रयोग करके देखा ही होगा कि जब शीशा होता है, शीशे पे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, धुंधली हो जाती है वो, ठीक है। तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? नमी के कारण होता है। जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं? अब आइए अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षी आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जंतुओं की वक्ष गुहा में भी मनुष्य की तरह क्या होता है, उसमें भी फेफड़े होते हैं श्वसन करने के लिए। बिना फेफड़े का कोई भी श्वसन नहीं करता है। जीव श्वसन कैसे करते हैं? अब जीव जो होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्य के फेफड़े जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए अब पता करते हैं कि जीव श्वसन कैसे करते हैं। जैसे कॉकरोच को ही देख लीजिए। कॉकरोच कैसे श्वसन करता है? कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं और ये छिद्र जो होता है श्वास रंध्र कहलाते हैं। कॉकरोच के शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये छिद्र क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु प्रणालियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए ये श्वास प्रणाल या वातक यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। श्वास प्रणाल यहाँ पे देख लीजिए। हम लोग जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अंतःश्वासित और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारे फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़ों को दिखाया गया है। अंतःश्वासन करते समय हम कितना ऑक्सीजन लेते हैं? 21% ऑक्सीजन लेते हैं। अंतःश्वासन करते हैं तो उसमें हम लोग कितना 21% ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और उच्छ्वासित करते समय हम लोग कितना लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं? 16.4% ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन 21.4% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब हम लोग अंतःश्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% अंदर लेते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम सांस छोड़ते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। वहीं पे हम लोग 16.4% ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड को भी इसको छोड़ते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। समृद्ध वायु क्या कह रहा है? कह रहा है कि समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर के शरीर के ऊतकों में विसर्जित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नली अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। श्वास नली अथवा श्वास प्रणाल किस में पाया जाता है? केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। केंचुआ कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए किससे श्वसन करते हैं? तो केंचुए जो होती है अपनी त्वचा से श्वसन करती है। केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। मेढक में क्या होते हैं? केंचुए में तो अपनी त्वचा से श्वास लेते हैं, लेकिन मेढक जो होता है, मेढक में मनुष्य की तरह भी उसमें फेफड़े होते हैं। तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। और फेफड़े से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होता है। अब आइए जल में श्वसन के बारे में देख लेते हैं। जल में श्वसन, क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में भी रहते हैं और वे जल में श्वसन करते हैं। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। मछली में क्या पाए जाते हैं? हम लोग पढ़ा था कक्षा 6 में। अगर पिछले वाली कक्षाएं आप लोग नहीं देखे हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि पिछले वाली कक्षा को एक बार आप देख लीजिए। कह रहा है कि मछलियों में क्लोम पाए जाते हैं, क्लोम या गिल पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में, क्लोम जो होता है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में उसकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा के बाहर की ओर निकलते होते हैं, ठीक है। क्लोम क्या होता है? त्वचा के बाहर की ओर निकलते होते हैं। यहाँ पे मछली के चित्र दिखाया हुआ है, इसमें यहाँ पे जो क्लोम दिखाया हुआ है, ठीक है। मछलियों में श्वसन अंग ये क्लोम दिखाया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वसन में सहायता करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम जो होता है मछलियों में, वो मछलियों में श्वसन में किस प्रकार सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। क्लोम में जो होता है रक्त वाहिनियों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है। चित्र संख्या 10.10 में देखे थे।
क्या पादप भी श्वसन करते हैं? पेड़, ये तो हम जीव जंतु के बारे में देख लिए, लेकिन अब पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं? इसके बारे में देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अन्य जीवों की भांति पादप पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर देते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं, ठीक है। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग पादप में जो होता है प्रत्येक अंग वायु से श्वसन रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने में कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। पादप में प्रत्येक अंग जो होता है वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय एक में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन जो होता है, पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है, जो रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थान वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। चित्र संख्या 10.11 में देखेंगे कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यहाँ पे मृदा के कण दिखाया हुआ है, मूल रोम दिखाया हुआ, वायु अवकाश दिखाया हुआ। मूल मृदा से वायु अवशोषित करते हैं। मूल जो होता है रोम, जो तना जो होती है, मृदा से वायु को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। यहाँ पे वायु अवकाश दिखाया हुआ है, मूल रोम दिखाया हुआ है, ठीक है, मृदा के कारण दिखाया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ कक्षा आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा। साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।